नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों आखिरकार इंडियन एयरफोर्स ने काफी ऊंचाई पर चाइना के जासूसी गुब्बारे जैसे लक्ष्यों को मार गिराने की अपनी क्षमता साबित की है। दरअसल आप सब जानते कि अमेरिका ने पिछले साल चाइना के ऐसे ही एक जासूसी गुब्बारे को खत्म किया था, जो कि काफी लंबे वक्त से उनकी जासूसी कर रहा था। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने भी ये क्षमता हासिल कर ली है। इंडियन एयरफोर्स ने ईस्टर्न फ्रंट पर 55,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर चाइना के जासूसी गुब्बारे जैसे एक टारगेट को खत्म करके अपनी क्षमता को साबित कर दिया है। और पिछले साल जब अमेरिका ने चाइना के इस जासूसी जहाज को मार गिराया था, तब उसने अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-22 रैप्टर का इस्तेमाल किया था। दरअसल इंडियन एयरफोर्स भी अब इसी तरीके की तैयारियां कर रही है ताकि वो गुब्बारों से उत्पन्न होती हुई जो चुनौतियां हैं उनसे निपट सके। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करके चीनी जासूसी गुब्बारे जैसे लक्ष्य को मार गिराया। बताया जा रहा है कि इस टेस्ट के दौरान दोस्तों गुब्बारे को हवा में छोड़ा गया और उसमें एक पेलोड भी बांधा गया था और 55,000 फीट की ऊंचाई पर उसे स्थिर किया गया था और उसके बाद एक इन्वेंट्री मिसाइल का इस्तेमाल करके इसे खत्म किया गया। आपको मैं बता दूं कि भारत भी चाइना के इन गुब्बारों से परेशान हो चुका है, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी इस तरीके का एक जासूसी गुब्बारा देखा गया था, जिसे देखकर अनुमान लगाया गया कि इन गुब्बारों के इस्तेमाल से चाइना बड़े क्षेत्र की निगरानी कर सकता है, क्योंकि ये जासूसी गुब्बारे दोस्तों किसी तरह की स्टीयरिंग प्रणाली होती हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल जब चाहे अपने हित वाले क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए दुश्मन कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब चाइना के इस तरीके की जासूसी गुब्बारे का जो सपना है वो अब चूर चूर होता हुआ दिख गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें आई हैं कि रशिया ने अपने S-70 ऑथेंटिक जो विंगमैन ड्रोन है उसे मार गिराया। आखिर क्यों मार गिराया, ये भी एक बड़ी वजह है जानने की, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब इस घटना के बाद रशिया के इस प्रोग्राम को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल ये जो S-70 ऑथेंटिक है ये एक स्टेल्थ ड्रोन माना जाता है। आपको मैं बता दूं कि S-70 ने अपना जो कंट्रोल था वो खो दिया, जिसके बाद तुरंत रशिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 ने इसे टारगेट बनाते हुए इसे खत्म कर दिया, जिससे कि इस ड्रोन और आसपास के क्षेत्र को काफी नुकसान भी पहुंचा है। वहीं यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस ड्रोन को यूक्रेन कंट्रोल वाला जो एरिया है वहां पर मार गिराया। हालांकि रशिया ने इसे क्यों मार गिराया है ये अभी तक बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन हो सकता है इसके पीछे का कारण कि रशिया ना चाहता हो कि उसका ये ड्रोन उसके दुश्मनों के पास पहुंच जाए और इसकी जो जानकारी है वो उन तक पहुंच जाए। हालांकि S-70 का जो मलबा यूक्रेन को मिला है वो उनके लिए एक वैल्यूएबल यानी कि एक मूल्यवान विदेशी सामग्री हो सकती है। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के द्वारा खत्म किए जाने से पहले इस ड्रोन के जितने संभव हो सके उतने हिस्से बरामद भी किए हैं। लेकिन इससे इतना तो है कि रशिया के इस लॉयल विंगमैन को डिसलॉयल विंगमैन कहा जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि MRFA फाइटर जेट को लेकर आ रही है और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ अमरप्रीत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि MRFA टेंडर जागवार मॉडल पर आधारित होना चाहिए। और दोस्तों ये जो जागवार मॉडल है, इस मॉडल का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स ने OEM के सहायता के बिना स्पेक्टर जागवार जेट को खुद से अपग्रेड किया, जिससे पता चलता है कि भारत अपने MRFA टेंडर में भी इसी तरीके की योजना को शामिल करेगा। जागवार दशकों से इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल क्षमताओं का आधार रहे हैं और इसमें कई तरीके के अपग्रेडेशन हुए हैं। आप सब जानते हैं इस बारे में। और जागवार में जो अपग्रेड्स किए गए हैं वो सब भारतीय इंजीनियर्स ने किए हैं। विशेष तौर पर एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के प्रयासों के माध्यम से इन्हें अपग्रेड किया गया है, जिसमें कि कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं रहा। लेकिन 114 MRFA में जागवार मॉडल इस बात की ओर संकेत देता है कि इंडियन एयरफोर्स एक ऐसे पार्टनर को तलाश रही है जो न केवल फाइटर जेट्स की सप्लाई करेगा, बल्कि भारत को फाइटर जेट के जो सोर्स कोड, मिशन सिस्टम और रडार इंटीग्रेशन क्षमताओं तक की पहुंच भी प्रदान करेगा। इससे इंडियन एयरफोर्स को भविष्य में जो भी इसमें मॉडिफिकेशन या संशोधन करने हैं उसके लिए OEM पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और ऐसा करके भारत खुद से ही अपने स्तर पर इन फाइटर जेट्स पर खुद के रडार, मिशन कंप्यूटर और सेंसर्स को इंटीग्रेट कर सकेगा, जिससे सुनिश्चित होगा कि ये फाइटर जेट आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डिफेंस में आत्मनिर्भरता के एक बड़े दृष्टिकोण को दिखाता है। जागवार मॉडल से एक बात और पता चलती है कि इंडियन एयरफोर्स इस क्षमता को अपने घर में बनाए रखने का इरादा रख रही है, जो संभावित रूप से MRFA प्रोग्राम से OEM के मुनाफे को भी कम कर सकता है। और ऐसा करके भारत अपनी एयरफोर्स के मैनेजमेंट, अपग्रेडेशन और रखरखाव में फुली ऑटोनॉमी हासिल कर लेगा। तो एक अच्छा कदम है और एक अच्छा निर्णय मैं कह सकता हूँ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, मुंबई की कंपनी एना ड्रोन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने अब शक्ति नाम का एक नया स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन विकसित किया है और ये जो ड्रोन है अभी प्रोटोटाइप फेज में है, क्योंकि मैंने जब कंपनी से बात करी तो उन्होंने बताया कि अभी इसका मॉडल प्रदर्शित किया गया है, लेकिन जो इसकी जानकारी है उसमें उन्होंने बताया कि
6 से 7 घंटे का इसका इंड्योरेंस टाइम है, 500 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज है और ये जो शक्ति ड्रोन है वो 30 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है और साथ ही ये जो ड्रोन है वो एक रियर पुशर प्रोपेलर इंजन का इस्तेमाल करता है। साथ ही कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये कई तरीके के मिशंस को अंजाम दे सकता है, जिसमें कि लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता भी होगी और ये दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत पहुंच चुके हैं और इस यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि ये क्यों आ रहे हैं आप सब जानते हैं। पाकिस्तान के बाद अब ये भी एक ऐसा देश है जो समय की स्थिति को भांपते हुए मांगने चला आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली बार एक बड़ा चांटा लगा है खालिस्तानी ग्रुप्स पर और कनाडा, जो कि इन सब चीज़ों का गढ़ माना जाता है, वहां से भारत की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया गया है। कनाडा की गवर्नमेंट दोस्तों, उन्होंने पहली बार भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपना पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है और यही नहीं, खालिस्तान जैसा कोई अलग राज्य बनने की दिशा में जो भी काम हो रहा है उस धारणा को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। और आपको मैं बता दूं कि कनाडा के विदेश मामलों के उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने अपनी ये बात रखी है। उन्होंने कहा कि कनाडा की नीति बहुत ही साफ है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा और यही नहीं, उन्होंने कहा कि कनाडा खालिस्तान समर्थक तत्वों से जो भी गतिविधियां होती हैं उसे खुद एक खतरा मानता है। अब दोस्तों, हो सकता है कि ये शायद कनाडा का यू टर्न हो। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि कनाडा भले ही ये इसलिए भी बोल रहा है क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ रखा है और इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद कनाडा को हो रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के इंजन प्रोग्राम को लेकर साफ्रान, रॉल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक, ये तीनों ही पोटेंशियल पार्टनर जो हैं वो इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जिसके तहत 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का एक नया इंजन बनाया जाना है। और अब इस इंजन प्रोग्राम में जो ऑफर दिया गया है उसमें तीनों ही कंपनियों ने अपने मॉडिफाइड जो फ्लाइंग टेस्ट बेड प्लेटफॉर्म है उन्हें इस इंजन प्रोग्राम के प्रपोजल के हिस्से के रूप में पेश भी किया है। जहां साफ्रान ने राफेल एयरक्राफ्ट को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में पेश किया है, तो रॉल्स रॉयस ने बोइंग 747 फ्लाइंग टेस्ट बेड का ऑफर किया है, जो कि 4 इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ है और इसके जरिए इंजीनियर्स सेफ्टी के साथ नए इंजन को टेस्ट कर सकते हैं अगर इंजन फेल भी होता है तब भी। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक ने दोस्तों बोइंग 747-400 फ्लाइंग टेस्ट बेड का ऑफर किया है और इसका भी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है नए इंजनों को टेस्ट करने को लेकर। लेकिन दोस्तों, कहा जा रहा है कि जी की जो भागीदारी है इंजन प्रोग्राम में वो कम हो सकती है या फिर वो आउट हो सकता है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल और टेक्निकल फैक्टर्स हैं उन्हें देखते हुए शायद जी एरोस्पेस इससे बाहर हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत सरकार ने अब मिशन वीनस की सतह और वायुमंडल सहित इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए 2 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों को मंजूरी दी है, यानी कि शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन के लिए, जिसे कि वीनस ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, उसके लिए अप्रूवल मिल गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में एक एडवेंचर शो आयोजित किया और 21 सालों में पहली बार चेन्नई ने वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी की। इस दौरान LCA तेजस के साथ साथ राफेल, MiG-29, सुखोई 30 MKI जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स ने फ्लाई पास्ट भी किया। साथ ही साथ सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने भी अपने हवाई करतब यहाँ पर दिखाए। और यही नहीं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK4 ने भी हिस्सा लिया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की रक्षा प्रयोगशाला ने सेना के हथियार और वाहनों के लिए एक कैमोफ्लाज टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है, जिसे कि विशेष तरीके के स्टिकर और पेंट से बनाया गया है। और आर्टिलरी गन हो, टैंक, मिसाइल सिस्टम जैसे बड़े हथियार हैं, उन पर कोटिंग और स्टिकर लगाने से ये वातावरण में छिप जाएंगे। इसके अलावा दुश्मनों के सैटेलाइट हों, ड्रोन हों या फिर एयरक्राफ्ट के कैमरे उन्हें ट्रेस नहीं कर पाएंगे। बता दें कि इनका परीक्षण अभी हाल ही में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में T-90 पर किया गया और T-90 टैंक पर स्पेशल एल्गोरिदम की कोटिंग और स्टिकर लगाए गए थे। और इस कैमोफ्लाज टेक्नोलॉजी ने हाई रेजोल्यूशन कैमरे के थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर्स को धोखा दे दिया, जिसमें कि ये टैंक नजर ही नहीं आ पाया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कल DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 3 सफल परीक्षण किए और ये 4th जनरेशन का डिफेंस सिस्टम बन गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने कोस्ट गार्ड की ऑफशोर पेट्रोल वेसल को केवल 7 दिनों के अंदर रिफिट कर दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को 21 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है ब्रेक और पायलट पैराशूट के एक्सपोर्ट के लिए, जिसने कि वो मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, केनिया और पोलैंड को करेगा। ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड को 2.5 करोड़ रुपए का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है
स्नो बूट्स के लिए, जिसे कि नेपलिस आर्मी ने दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन नेवी के राफेल मरीन फाइटर जेट्स को मेट्योर लंबी दूरी की BVRAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और अस्त्र मार्क 1 वाली मिसाइलों के अधिग्रहण के साथ एक महत्वपूर्ण अपग्रेड मिलने वाला है। 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स का सौदा इस साल के अंत में पूरा हो जाएगा। MBDA की मेट्योर मिसाइल, जो कि एक अत्याधुनिक हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल कही जाती है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। वहीं DRDO के द्वारा बनाए गए अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, इसकी रेंज 105 किलोमीटर है और ये भी एक और एडवांस हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, जो कि एक एक्टिव रडार होमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है और ये हाई एल्टीट्यूड के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। फिलहाल इतने तक की टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।